इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा इसी आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कहा था कि सर हमको इसके सिलेबस के बारे में बता दें कि कैसे हम तैयारी करें, कौन सी बुक्स पढ़ें। तो चलिए, जो मैं सिलेबस अपने हिसाब से बनाया हूँ और आज मैं जो सिलेबस डिस्कस करूँगा वो बिल्कुल जो सिलेबस मार्केट में है, जो आपके पास है, उसी के हिसाब से बात करूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। दूसरी बात, 4 जुलाई का जो बैच शुरू होने वाला है उसमें से कोई स्टूडेंट अगर मिस कर गए हैं तो जुड़ जाएं ताकि आपका जो है सिलेबस टाइम पे पूरा हम कर पाएँ। दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको 15 जुलाई से ऑफलाइन क्लासेस भी आपका शुरू हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स को लगता है हम ऑफलाइन पढ़ेंगे तो वो ऑफलाइन का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन जो नौकरी पेशा हम पहले से हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए आपका ये ऑनलाइन द बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं जो आपको दे रहा हूँ आपके लिए होगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे कि हम आपने बीपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखे हैं, वो आपको AA का पोस्ट हो या बीपीएससी का हो या प्रोजेक्ट मैनेजर का हो। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस अलग है थोड़ा सा, या 66 या 67 में अगर आपने इकोनॉमिक्स का चयन किया है या ऑप्शनल पेपर, तो उसकी तैयारी कैसे करें, ये बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स बना रहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए, आपके पास यही सिलेबस होगा, उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। अर्थव्यवस्था है ना, यानी कि पेपर 1 सेक्शन 1 या पेपर 1 कहिए, ये पेपर 1 होगा, है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका है अर्थव्यवस्था का ढांचा। ये हिंदी मीडियम है, मैं इंग्लिश मीडियम का अलग से लेक्चर तैयार कर दूंगा। तो ये हिंदी मीडियम है। देखिए, अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो क्वेश्चन है कि सर हम ये कहाँ से पढ़ेंगे। तो देखिए, इस अर्थव्यवस्था का ढांचा में पढ़ना क्या होता है कि आपका जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर मॉडल, वो आपको अर्थव्यवस्था का ढांचा समझने में मदद करेगा। दूसरा है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो एक तो बेसिकली जो नेशनल इनकम जो पढ़ते आप हैं वो है। दूसरा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ना है, मतलब पीगो का क्या कंसेप्ट है, ये अलग अलग व्यक्ति का क्या कंसेप्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, वो भी आपको इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी मेंस में, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो डैट मीन्स कि आपका कहाँ मिलेगा। अगर आपके पास 12th की कोई बुक है तो उसमें ए वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। और नेशनल ये आपका जो है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण कुछ 12th में मिलेगा, लेकिन सारा नहीं मिलेगा, कुछ ही पार्ट मिलेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना होगा। अगर आपके पास मैनक्यू की बुक है लेकिन हिंदी में नहीं आती, इंग्लिश में आती है, तो उस किताब से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। या आपके पास अगर कोई पुरानी किताब है, अगर आपका HL भाटिया की एक बुक्स आती है वो अगर आपके पास है, या फिर अगर ML झिंगन का है तो भी है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, RN वर्मा का है, तो अलग अलग बुक है जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जगह कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है आर्थिक विकल्प, इकोनॉमिक्स, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक चॉइस कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार उत्पादन। जैसे लग रहा है आपका एक लाइन में है, ये पूरी किताब आपको पढ़नी है, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब देखिए, उपभोक्ता व्यवहार, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ना है, या फिर आपको जो है यूटिलिटी एनालिसिस में आपका जो है गोसेन फर्स्ट लॉ, गोसेन सेकेंड लॉ, इंडिफरेंस कर्व का पूरा मॉडल पढ़ना है। उसमें भी प्राइस इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, उसके बाद एंजल कर्व है, वो सारा पढ़ना है। उत्पादक में भी, यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसको बोलते हैं, तो उत्पादन में भी पूरा का पूरा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पार्ट पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। रेवेन्यू पढ़ना है, और भी लॉन्ग रन शॉर्ट रन दोनों पढ़ना है। जनरली बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो BA का है उसमें लॉन्ग रन से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। भले 1 लाइन का चीज़ दिया हुआ है तो बच्चे को लगता है कि 6 लाइन का चीज़ है, ये बहुत ही छोटा सिलेबस छोटा नहीं है। आप इसको एनालाइज कीजिए पहले। तो आपका जो है एक बाज़ार है, तो बाज़ार में परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ऑलिगोपोली है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और डिओसोमी है। तो क्वेश्चन सभी जगह से पूछा गया है, सभी का कंपैरिजन भी पूछता है। तो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना होगा, जिसके लिए आपका ML झिंगन हो, या फिर एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी HL आहूजा का है वो है, या चक्रवर्ती साहब का है, या अगर फॉरेन राइटर की किताब पढ़ना पसंद करते हैं तो हिंदी में तो आती नहीं है, लेकिन केस एंड फेयर की अच्छी किताब हम मानती हैं, जो मेरा अनुभव है, या रावलपिंडी का भी किताब आप पढ़ सकते हैं। तो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी क्या होगा, मदद करेगा। या आपको कहीं मिल जाए लिप्सी का किताब, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं।
अब देखिए निवेश संबंधी निर्णय आय, लग रहा है कि कहीं एक किताब में आपको मिलने वाला है नहीं, तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़, देखिए मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, सुनिए। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मॉडल सबसे पहले पढ़िएगा। अगर वो पढ़िएगा तभी आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आएगा, तभी आपको केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आएगा, तभी आपको मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आएगा, और तभी आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न समझ में आएगा। अब इसमें देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, एक है वृद्धि के समृद्ध और आर्थिक परिवर्तन। इसमें आपको दो ग्रोथ मॉडल पढ़ना बाबू, एक तो है हायरोडोमर मॉडल और दूसरा है सोलो मॉडल। इन दोनों से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, अगर आप 93 से लेकर अभी तक क्वेश्चन देखें तो। दैट मीन्स कि इसमें माइक्रो भी पढ़ना है और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, मैक्रो डेवलपमेंट दोनों पढ़ना है। क्लियर, तेन इसमें पूरा मैक्रो को पढ़ा देगा। अब देखिए बैंकिंग, ये भी एक अलग से बुक्स होती है। तो बैंकिंग व्यवस्था आमतौर पर जो है, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो कॉमर्शियल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग होता है। लेकिन अगर मनी एंड बैंकिंग के अलग से सेमल झिंगन की किताब ले सकते हैं अगर आपके पास, है ना, तो उसके भी मनी एंड बैंकिंग की अलग से किताब आती है, तो उस किताब में आप पूरे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और उसके बाद बिहार के बैंकों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आपका पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने पूरा कमर्शियल बैंकिंग, पूरा सेंट्रल बैंकिंग, पूरा कोऑपरेटिव बैंकिंग पूरा आपको पढ़ना है। फिर इसकी नीति पढ़ना है। अब इसकी जैसे आपका इसके मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, इसमें आपका जो नीति है आपका बैंकों का, उस बैंकिंग की नीति को भी पढ़ना है। फिर देखिए अब आ गया यहाँ पर, देखिए करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य। तो इसमें देखिए लग रहा है एक लाइन का, इसमें पूरा पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, पूरा पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है। मतलब कि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, रेग्रेसिव टैक्स क्या होता है, टैक्स का इसके सोर्स ऑफ कलेक्शन क्या है, ठीक है, कौन सा अच्छा टैक्स है, इंडियन टैक्स सिस्टम क्या है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था के बजट पढ़ना है, बजट का स्वरूप क्या होता है वो पढ़ना है। फिर आपका फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी वैसे पॉलिसी कहते हैं जो देश की सरकार बनाती है, यानी जो सरकार बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी देश की बैंक बनाती है। जैसे इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है, आरबीआई। हमारा जो फिजिकल पॉलिसी कौन बनाती है, केंद्र सरकार, यानी कि राज्य सरकार भी अपनी कुछ फिजिकल पॉलिसियाँ बनाती है। उसके उद्देश्य वगैरह आपको पढ़ना है, तो पूरा पब्लिक फाइनेंस मिल जाएगा। अब देखिए बाबू, एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये भी एक लाइन का, लेकिन पूरा इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा पूरा। सेल्वेटोर का हो, एमएल झिंगन का हो, या फिर कोई भी आप जो किताब पसंद करते हैं। दैट मीन्स कि आपको 4-5 बुक्स पढ़ते हैं तब आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा। और कहीं भी आपका कथा कहानी नहीं है, इकोनॉमिक्स में कोई कथा कहानी नहीं होता, खासकर पेपर 1 में सारा कंसेप्ट है, ग्राफ है, थोड़ा सा इक्वेशन है। अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा कंसेप्ट डेवलप करके पढ़ना होगा। मैंने प्लान बता दिया, चूँकि आप लोगों में से बहुत बार रिक्वेस्ट भेजा था सर हम क्या कहाँ से पढ़े, तो आपके रिक्वेस्ट को मैंने माना और आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने इस चीज़ों को बता दिया। क्लियर, तो आई थिंक आपका ये थोड़ा सा डिस्कशन मेरा आपको कुछ हद तक मदद करेगा। क्लियर, लेकिन देखिए लाइफ में याद रखिए, एक बार इकोनॉमिक्स को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। लाइफ में कभी किसी तरह के इकोनॉमिक्स एग्जाम दीजिएगा तो सारा आपको ठीक हो, लेकिन एक बार सिस्टमेटिक पढ़िए तो आपका ये ठीक होगा। अब देखिए ये पेपर 1 था बाबू, इंग्लिश मीडियम का मैं अलग से बना दूंगा लेक्चर। पेपर 1 पेपर 2 में, ये देखिए पेपर 2 में भी आपको लगता है कि सर इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने हो जाएगा। आप पेपर देखिए कंसेप्चुअल चीज़ पूछता है। आप सिस्टम में जा रहे हैं, आपको आज ऑफिसर आप जाएंगे तो आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा ना। तो सिस्टम के चूँकि सिलेबस कहता है बहुत ख़राब है, इतने बेहतरीन सिलेबस है बीपीएससी मेंस का कि आप कह नहीं सकते हैं। इसमें बारीकी ढंग से हर चीज़ों को डाला गया है, हर चीज़ों को डाला गया है। जितना भी आपका पेपर है सारा का थोड़ा थोड़ा डाला गया है। तो आपको जो है, आप जो अगर ऑनर्स में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और कुछ पीजी में पढ़ते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे ऑनर्स के आते हैं, पीजी के आते हैं, पढ़ तो लिए, पास तो कर गए, नंबर भी अच्छा आ गया, लेकिन इकोनॉमिक्स में कमांड नहीं हुआ। तो जब तक एक बार लाइफ में एक बार माइक्रो को मैक्रो को शुरू से उठाइए और अंतिम तक पढ़ जाइए। इंडियन इकोनॉमिक्स का कोई भी किताब पढ़ते हैं तो एक बार उठाइए, पूरा पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक, छोड़ छोड़ कर नहीं पढ़िए। शुरू एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। अगर कोई भी अगर एचएल हो ही किताब लगता है तो रामायण है एकदम इकोनॉमिक्स का। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितना बार पढ़ो उतना अच्छा लगेगा, लेकिन पढ़ने की क्षमता आप डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन 2 में है, यानी कि पेपर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स में इसे पढ़ना है।
इंडियन इकोनॉमिक्स और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, दो किताब उठाएं। एक है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वो बुक उठाएंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंडियन राइटर में आपका तनेजा की बहुत अच्छी किताब आती है, उसको ले सकते हैं। ये इमल जिंकन फॉलो करते हो, वो भी किताब अच्छी है। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मिश्रा एंड पुरी द बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। मिश्रा एंड पुरी, रमेश सिंह पढ़िए, शॉर्ट में है, लेकिन आपको मेंस एग्जामिनेशन लिखना है तो आपको जो है एक पूरा का पूरा जो नीति है समझने में मिश्रा एंड पुरी की बुक काफ़ी मदद करेगा। अगर पीके धर आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती है, तो भी किताब काफ़ी अच्छी है, वो पंजाब से पब्लिश होती है, आप उस किताब को भी परचेज कर सकते हैं। फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सब उसी में मिल जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा, संघीय शासन। देखिए अब ये जो चीज़ है आपको, देखिए ये समझ रहे हैं ना, ये जो चीज़ कहाँ मिलेगा, यानी आपको फेडरल फाइनेंस है ना, यहाँ भी देखिए ये आपका फेडरल फाइनेंस, ये सब चीज़ आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, आपको पब्लिक फाइनेंस में मिल जाएगा। फिर औद्योगिक क्षेत्र इंडियन इकोनॉमी से मिल जाएगा। सार्वजनिक निजी क्षेत्र इंडियन इकोनॉमी से। राष्ट्रीय आय देखिए यहाँ भी है, यहाँ राष्ट्रीय हम लोग इसका ट्रेंड पढ़ेंगे और उसका क्षेत्रीय और वितरण, गरीबी कहाँ कहाँ और कितनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। कृषि उत्पादन इंडियन इकोनॉमिक्स, इसकी नीति इंडियन इकोनॉमी, भूमि सुधार इंडियन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन इंडियन इकोनॉमी, औद्योगिक क्षेत्र से संबंध इंडियन इकोनॉमी, ये सारा इंडियन इकोनॉमिक्स टॉपिक है। औद्योगिक उत्पादन सब इंडियन इकोनॉमी, सारा का सारा ये एकाधिकार प्रथा, सारा का सारा आपका इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों के ये जो टॉपिक आपका है, मैं टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सारा का सारा इंडियन इकोनॉमिक्स है। ये देखिए ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में मिलेगा और पब्लिक फाइनेंस में मिलेगा। अगर मिश्रा एंड पुरी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें पीछे में जो क्या दिया गया, पीछे में बहुत सारा पब्लिक फाइनेंस का पार्ट दिया है जो कि आपको समझने में क्या कर मदद करेगा। पब्लिक फाइनेंस दो तरीके से पढ़ते हैं बाबू, एक तो पब्लिक फाइनेंस जो किताब आप पढ़ते हैं जनरली पब्लिक फाइनेंस, एक है पब्लिक फाइनेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो दोनों आपको पढ़ना होगा, है ना। अगर आपके पास अगर त्यागी की बुक है या एच.एल. भाटिया की द बेस्ट अपडेटेड बुक है, उस बुक की आप ले सकते हैं। बजट की प्रवृत्तियाँ, है ना, मुद्रा और साख प्रवृत्तियाँ, ये भी देखिए ये आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में मिलेगा और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग समझिए एक तरह से बैंकों के बारे में सीखते हैं और यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स है ना। तो यह ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। जैसे गरीबी पढ़ते हैं, बेरोजगारी पढ़ते हैं, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, औद्योगिक समस्याएं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है और साथ ही साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है, तभी आपका ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज ये विरोधाभास में नहीं रहिएगा, सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद भारतीय योजना के व्यू, रचना, अनुभव, समस्याएं, फिर बिहार की अर्थव्यवस्था। फिर ये बिहार की अर्थव्यवस्था एक लाइन में है, लेकिन पूरा बिहार इकोनॉमी को पढ़ना होगा। अगर आपको संभव हो तो पटना यूनिवर्सिटी में जो पीजी का कोर्स होता है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक्स उससे पढ़ना होता है। कुछ क्वेश्चन को अब अगर आपके पास मिलता है तो उससे भी आपको मिलेगा। और कोई अगर आपके मित्र हैं, चूँकि आपने स्ट्रेटजी पूछा तो वहाँ से भी ले सकते हैं कि सर बिहार इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ेंगे, ऑनर्स में तो पढ़ना नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटी में ऑनर्स में पढ़ने के लिए दिया है, लेकिन बिहार इकोनॉमिक्स जनरली पीजी में पढ़ाया जाता है। तो याद रखिए इस तरह से पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, देर सवेर कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होगा। ज्वाइनिंग होना ना होना ऊपर वाले की हाथ में है, लेकिन आप सही तरीके से मेहनत करते हैं ये तो पक्का है कि आप इकोनॉमिक्स सीख जाएंगे। देखिए इकोनॉमिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कब, जब पढ़ते हैं तब। तो जब पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन होगा और पूछिएगा, बताया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आपका ही नहीं समस्या, मेरा जो अनुभव है, मेरे पास तो बिहार से बहुत सारे बाहर के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे कुछ हैं, कुछ पुणे के भी हैं, कुछ ग्वालियर के भी हैं, कुछ बुंदेलशहर के भी हैं। तो ये समस्या सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के साथ नहीं है, सबके साथ समस्या है। ऐसा होता क्यों है? देखिए मेरा जहाँ तक तजुर्बा कहता ऐसा इसलिए होता है कि जो कॉलेजेज में वहाँ पे सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं की जाती। अब जैसे वहाँ पे माइक्रो पढ़ना है तो कोई टीचर माइक्रो पढ़ा दिए तो पहला चैप्टर कोई अंतिम चैप्टर, तो लड़का लोग कन्फ्यूज हो जाता है, इसीलिए लोग नहीं सीख पाते। कॉलेज में भी उनकी अपनी क्या मजबूरी है। मेरे हिसाब से कॉलेज में सिस्टमेटिक पढ़ाया दिया जाना चाहिए, हर टीचर को सेक्शन बाई बांट देना चाहिए, तभी बच्चे इकोनॉमिक्स सीख पाएंगे। क्योंकि जो 90% बच्चे ऐसे आते हैं जो इकोनॉमिक्स में पढ़ तो लेते हैं
लेकिन सिस्टमेटिकली नॉलेज उनको नहीं होता है। तो सिस्टमेटिक नॉलेज के लिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। साइंस क्या कहता है, सिस्टमेटिक तरीके पढ़ना होगा। और स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ते हैं, तो रिजल्ट तो होना ही है। और दूसरी बात है, अगर देखिए ये जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर और ईमानदारी से पढ़ते हैं, आपका पीटी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि ये कभी देखिए ये पढ़ाई कभी खराब नहीं जाता। यदि आप जो है, हम फिर अगले क्लास में बताऊंगा, यदि आप अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं बाबू, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो इसमें सारा कुछ पढ़ना है। मैंने क्या किताब रेफर किया, मैंने मिश्रा एंड बुक की किताब, वो पतली सी मोटी सी किताब है, पतली सी मोटी सी किताब है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं शॉर्टकट में नोट्स दे दीजिए पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। नोट्स से क्या कीजिएगा, नोट्स खुद से बनाइए बाबू। हम तो दे ही देंगे पीडीएफ, हम तो दे ही देंगे, हम मेरा काम है लेक्चर देना, पीडीएफ देना। लेकिन सिर्फ पीडीएफ से अगर आपका निकल जाए तो एक बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं 4 जुलाई को आप सभी से। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।